Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Women's Political Representation of Class 10 Civics chapter number 3. So in this video we are going to talk about the women's representation in politics. मतलब कि औरतों को पॉलिटिक्स में सही रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि नहीं, क्या औरतें पॉलिटिक्स में हमें देखने मिलती हैं या नहीं, क्या औरतों को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सही मात्रा में औरतें पॉलिटिक्स में हैं या नहीं. ऑल दिस इज वेल नोन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोग जानते हैं, समझते हैं कि औरतों के एंड आदमियों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. देयर इज़ इनइक्वालिटी. women are not getting adequate representation in politics or even in any other sphere, right? तो हो क्या रहा है कि ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग पीपल आर अनअवेयर ऑफ. People everywhere, not just in India but all over the world, they are very much aware that there are inequalities in terms of opportunities and rights for women. Everyone know this, that for the same work women are getting paid very less as compared to men. So this is something very much there, and this is something that is not new. Yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. So even when people are aware everywhere, जब सबको सब कुछ पता है, इस सब के बावजूद भी कोई इस चीज़ पे अटेंशन नहीं दे रहा, कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा. मतलब कोई कोशिश करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि औरतों के लिए भी कुछ होना चाहिए, या औरतों को हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है, और औरतों को हमें इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है. सो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल यू विल फाइंड डूइंग एनीथिंग for this problem. This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, the problems will not get adequate attention. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से फेमिनिस्ट जो हैं वो मूवमेंट शुरू करते हैं, एजिटेशन करते हैं कि औरतों को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. तो जब बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए, एजिटेशन की गई, मूवमेंट्स की गई, और उस सब के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, तो जो फेमिनिस्ट हैं एंड जो वुमेन्स मूवमेंट है, उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड की कि जब तक वुमेन खुद पावर को कंट्रोल नहीं करेंगी तब तक उनकी प्रॉब्लम को एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलेगी. मीन्स वी नीड वुमेन इन पावर टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम. हम आदमियों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो औरतों की दिक्कत को समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे. वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब औरतों को पावर में कैसे लाया जाए? तो सिंपल सी बात है, पावर में कौन है? जो पॉलिटिक्स में है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं. दे आर द वन हु आर इन द पावर एंड दे आर द वन हु कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो वी नीड women to hold power in politics. We need women to be elected as representatives. In India, the proportion of women in legislature has been very low. अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में या लेजिस्लेचर में, वो बहुत ही कम है औरतों का. फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019. मतलब कि अगर आप 2019 के लोकसभा मेंबर्स को देखोगे तो लोकसभा 2019 की जो लोकसभा थी उसमें जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उनका 14.36% औरतें थी. एंड यू वोंट बिलीव दैट दैट वाज द हाईएस्ट टाइम, हाईएस्ट परसेंटेज कि औरतें पार्लियामेंट में आई थी. मतलब कि 14.36 जो है वो हाई नंबर था, हाई परसेंटेज था औरतों के पार्टिसिपेशन का इन लोकसभा. एंड दिस इज वेरी शॉकिंग. When women are 50% of our population, then how we are seeing that just 14.36% of women are getting elected as members of parliament. मतलब कि जब आधी जनता औरत है, आधी जनता आदमी है, तो जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं तो उसमें भी आधे रिप्रेजेंटेटिव्स औरतें होनी चाहिए और आधे रिप्रेजेंटेटिव्स आदमी होने चाहिए. तब जाके ये सेंस बनाएगा कि हाँ, औरतों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है. बट व्हाट वी आर लुकिंग इज कि सिर्फ और सिर्फ 14.36% जो है वो 2019 में लोकसभा मेंबर्स आई औरतें. और ये जो नंबर है काफी ज्यादा था कि भाई अरे वाह, 2019 में 14.36% आई. मतलब कि इससे पहले तो परसेंटेज और भी कम था औरतों का.
their share in the state assemblies is less than 5%. अब ये जो हमने 14.36 की बात की, it was about the लोक सभा, and if we talk about the state legislatures, जो state assemblies होती हैं, उनमें तो औरतों का जो पार्टिसिपेशन है वो 5% से भी कम है. In this respect, India is among the bottom group of the nations in the world. See the graph below. अब इस हिसाब से इंडिया जो है सबसे नीचे वाले नेशंस में से है जहां पे कि औरतों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत कम है. अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे, वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है पार्लियामेंट में, तो परसेंटेज में वो दिखाया हुआ है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, सो नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है पार्लियामेंट में, इट इज 42.3%. देन इफ यू टॉक अबाउट अमेरिकाज, द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन अमेरिकन पार्लियामेंट इज 29.5%, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू द नॉर्डिक कंट्रीज, की मतलब लगभग आधा कुछ हो गया है. नॉर्डिक कंट्रीज का सबसे ज्यादा है. देन यूरोप में 26.4% है, सब सहारन अफ्रीका में 23.7% है. एशिया में जो औरतों का भागीदारी है, उनका जो पार्टिसिपेशन है इन पार्लियामेंट, वो 19.8% है. अरब स्टेट्स में 18.6% है. पैसिफिक रीजन में 15.6% पार्टिसिपेशन है. और इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में 11.8% है वुमेन्स पार्टिसिपेशन. और ये जो डेटा है ये 2018 का डेटा है, तो उसके बेसिस पे ये ग्राफ बनाया हुआ है. तो यहाँ पे आप देखोगे देयर इज अ रेड लाइन. ये जो रेड लाइन है ये वर्ल्ड एवरेज है कि ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में 24% पार्टिसिपेशन है वुमेन का पार्लियामेंट में. तो ये एवरेज है. अब आप देखोगे इंडिया एवरेज से बहुत नीचे है. सिर्फ 11.8% औरत जो हैं वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं इंडिया में. सो इट इज वेरी वेरी लेस. इंडिया इज बिहाइंड द एवरेजेस फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. तो इंडिया जो है वो एवरेज से भी नीचे है. In the government, cabinets are largely all male, even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. अब आप अगर कैबिनेट्स में देखोगे, कैबिनेट क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं इन सबको मिला के हम कहते हैं कैबिनेट. तो अगर आप देखोगे गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे यूनियन लेवल पे, जो कैबिनेट बनती हैं वो ज्यादातर ऑल मेल रहती हैं. चाहे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर औरत हो. जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखोगे, भले ही वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं वो सीएम हैं, बट अगर आप वेस्ट बंगाल की कैबिनेट में देखोगे तो उनकी कैबिनेट में आपको देखने मिलेगा ज्यादातर जो है वो आदमी है. मतलब भले ही चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वुमेन हो, उसके बावजूद भी जो कैबिनेट है उसमें ज्यादातर आपको मेल देखने मिलेंगे. One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. अब एक तरीका तो ये है इंश्योर करने का कि वुमेन की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, कि हम लोग लीगली बाइंड कर दें. मतलब ये चीज लीगली बाइंड हो जाए कि औरतों का जो परसेंटेज है वो इक्वल होना चाहिए या सही प्रपोर्शन में होना चाहिए इलेक्टेड बॉडीज में. मतलब कि अगर कोई भी इलेक्टेड बॉडीज हैं तो वहां पे औरतों की रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए. जितनी औरतें उस जगह पे हैं, कम से कम मतलब उस बेसिस पे परसेंटेज औरतों का होना चाहिए. मान लो किसी जगह पे एग्जैक्टली 50% मेल फीमेल प्रोपोर्शन है, ठीक है, और वहां से जो इलेक्टेड पर्सन हैं वो 4 इलेक्टेड पर्सन मान लो आने वाले हैं, तो इसमें से कम 2 औरत होनी चाहिए, 2 आदमी होने चाहिए. इसी तरीके से मान लो किसी जगह पे 60-40 का रेशियो है, 60 मेल हैं फॉर एग्जांपल एंड 40 फीमेल है, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन, कि मान लो यहाँ पे 10 जो पोजीशंस हैं उनके लिए इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ पे मान लो इन 10 में से 6 लोग मेल होने चाहिए और कम से कम और 4 लोग कम से कम फीमेल होनी चाहिए, सो दैट फीमेल्स या जो वुमेन है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेशन मिले एज पर देयर प्रोपोर्शन. कि अगर वो 40% औरतें हैं तो उनका जो प्रोपोर्शन है रिप्रेजेंटेशन में वो भी सही हो. तो एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से हम लीगली बाइंड कर दें कि औरतों को इलेक्टेड बॉडीज में फेयर प्रोपोर्शन मिले.
दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज डन इन इंडिया, और यही चीज जो है हमारे देश में पंचायती राज ने की है। 1/3 of seats in local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women. तो हमने ये चीज पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में कि किस तरीके से जो पंचायत हैं एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहां पे ये चीज मैंडेटरी है कि जो औरतें हैं वो कम से कम 1/3 होनी चाहिए। कोई भी जो मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, उसका कम से कम 1/3 हिस्सा औरतें होनी चाहिए। जितने भी लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं उनका 1/3 औरतें होनी चाहिए। Now there are more than 10 lakh elected women representative in rural and urban bodies. अब जब इस तरीके से ये मैंडेटरी कर दिया कि 1/3 सीट्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में रिजर्व होनी चाहिए औरतों के लिए, तो इसके बाद क्या हमें देखने मिला कि हमारे देश की जो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें 10 लाख औरतें एज इलेक्टेड मेंबर्स आई हैं। Women's organization and activists had been demanding similar reservation for at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women. इसी तरीके की जो डिमांड है, मतलब जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं औरतों के लिए, इसी तरीके से लोग डिमांड कर रहे हैं फेमिनिस्ट एंड जो वुमेन मूवमेंट वाले हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में भी इसी तरीके का रिजर्वेशन होना चाहिए। A bill with this proposal was pending before the parliament for many decades. और इसी चीज का जो बिल है, मतलब कि एक बिल था कि हमें औरतों को 1/3 रिजर्वेशन देना है पॉलिटिक्स में, तो इस चीज को लेकर एक बिल काफी डेकेड्स से, काफी दशकों से पेंडिंग था और उस चीज को मतलब एग्रीमेंट नहीं मिल रहा था। तो 2023 में क्या हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 इसको पास किया गया। गिव 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑल्सो दिल्ली असेंबली। तो अब इतने सालों से जो चली आ रही डिमांड थी कि औरतों को भी पॉलिटिक्स में मतलब लोकसभा लेवल पे एंड लेजिस्लेटिव लेवल पे जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए, इस चीज की डिमांड 2023 में जाके पूरी हुई जब वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, जिसको नारी शक्ति वंदनम अधिनियम भी कहते हैं, ये चीज जब पास हुई। और ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट है इसके तहत 33% रिजर्वेशन मिलेगा औरतों को लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, इसके साथ साथ दिल्ली में भी। ठीक है, मतलब कि दिल्ली में जितनी भी असेंबली है, दिल्ली की जो असेंबली है, स्टेट्स की जो असेंबली है और हमारी जो लोकसभा है, इनमें कम से कम 33% औरतें होनी चाहिए मेंबर्स। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो जो जेंडर डिवीजन है ये एक तरीके का ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हमें बताता है कि कुछ सोशल डिवीजन ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस्ड होने बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनकी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में होनी जरूरी है ताकि उस ग्रुप का भी रिप्रेजेंटेशन हो सके, उस ग्रुप की भी दिक्कतों को सामने लाया जा सके। This also shows that disadvantaged groups do benefit when social divisions become a political issue. तो इससे हमें ये समझ आता है कि वो disadvantaged group मतलब जिनको की सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी, ऐसे लोगों को फायदा होता है जब पॉलिटिकल इशू बनते हैं इन मुद्दों पर, जब सोशल डिविजन्स पॉलिटिकल इशू बनते हैं, जब पॉलिटिक्स में इस तरीके के डिविजन्स की बात होती है, तो वो लोग जिनके साथ ये डिसएडवांटेज हो रही है, जिनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको फायदा मिलता है। कैसे फायदा मिलता है, जैसे यहाँ पे औरतें जो है वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, और जब पॉलिटिक्स में इस चीज की आवाज उठी, जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने आवाज उठाई कि औरतों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, तो क्या हुआ कि एक एक्ट जो है वो लाया गया जिससे कि 33% रिजर्वेशन औरतों को दिया गया इन लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड इन दिल्ली असेंबली। तो इससे क्या हुआ कि जब इस तरीके के सोशल डिविजन्स के बारे में आवाज उठाई जाती है तो कहीं ना कहीं उन ग्रुप्स को फायदा मिलता है। सो आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। Do you think that women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in political domain? तो क्या आपको लगता है कि अगर औरतों के साथ होने वाले अनइक्वल ट्रीटमेंट को हम पॉलिटिकल डोमेन में ना उठाते, अगर इस मुद्दे की बात पॉलिटिकल लेवल पे ना होती, तो क्या आपको लगता है कभी औरतों को लोकल गवर्नमेंट या लोकसभा में 33% रिजर्वेशन कभी मिल भी पाता? नहीं होता। तो ये बात दबी की दबी रह जाती, तो फिर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पॉलिटिकल डोमेन में जब ये बात उठी है, तो आज जब
पॉलिटिक्स के लेवल पे जब लोकसभा में 33% रिजर्वेशन मिला है तो कहीं ना कहीं औरतों को भी ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी कि हाँ, औरतों की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब जगह इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा कि हाँ, औरतों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब हर जगह ये चीज़ हाईलाइट होगी कि यहाँ पे कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, क्या औरतों को उनकी एडिकेट रिप्रेजेंटेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये चीज क्या करेगी, जब हमने पॉलिटिकल डोमेन में इस मुद्दे को उठाया तो इससे क्या होगा, ओवरऑल वुमेन की रिप्रेजेंटेशन में हमें फायदा देखने मिलेगा। सो आई होप कि ये सेक्शन आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारे देश में पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कम था। 2019 में आके कहीं 14.36% जो रिप्रेजेंटेशन है वो हुआ पॉलिटिक्स में, लोकसभा में वुमेन का। और 2023 में एक बिल लाया गया ताकि औरतों की रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़े, कि जब औरतें 50% हिस्सा हैं हमारे पॉपुलेशन का तो उनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी कम क्यों है। तो इस चीज़ के लिए ये एक्ट लाया गया जिसमें 33% जो सीट्स हैं वो औरतों के लिए रिजर्व की गई, एंड इट वॉज अ पॉजिटिव स्टेप टू इंश्योर कि औरतों को भी उनकी सही रिप्रेजेंटेशन मिल सके। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी।